नमस्कार, साहित्य कला और संस्कृति की ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मौजूदा समय में इतिहास एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। बहुत सी लड़ाइयाँ इतिहास के मैदान में लड़ी जा रही हैं। इस लड़ाई को जीतने के लिए झूठा और मनगढ़ंत इतिहास भी हथियार बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए फैलाया जा रहा ये फर्जी इतिहास बढ़ती नफ़रत और हिंसा का बहुत बड़ा कारण बन गया है। ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म की राजनीति इस इतिहास का इस्तेमाल करके झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में लगी हुई है। ऐसे में अगर आप में इतिहास बोध की कमी है या आप सच्चे इतिहास को लेकर गंभीर नहीं हैं, तो इस राजनीति का शिकार बन सकते हैं, जैसे कि हज़ारों लोग बन रहे हैं। सवाल उठता है कि किया क्या जाए? कैसे झूठे इतिहास को परखा जाए और सच्चे इतिहास तक पहुँचा जाए? मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर की किताब हमारा इतिहास, उनका इतिहास, किसका इतिहास हमारी मदद कर सकती है। रोमिला थापर की ये किताब बताती है कि कौन-सी राजनीति किस तरह का इतिहास प्रस्तुत करती हैं और अगर उन्हें सच्चा इतिहास माफ़िक नहीं बैठता है, तो वे एक झूठा इतिहास रच डालती हैं। इसमें राजनीति की एक बड़ी भूमिका होती है। ये है रोमिला थापर की किताब। हालाँकि ये मूल रूप से अंग्रेज़ी में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी तर्जुमा आ गया है और बहुत मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है। इसमें आपको इतिहास को जानने समझने के बहुत सारे सूत्र मिल सकते हैं और बहुत महँगी किताब भी नहीं है। वाम प्रकाशन से ये किताब आई है और इसकी कुल कीमत ₹250 है। इस किताब के बारे में और बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ 2 विद्वान हैं। जाने-माने एकेडमिशियन और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफ़ेसर अपूर्वा नंद हैं और हमारे साथ संजय कुंदन हैं, जो एक जाने-माने कवि हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रोफ़ेसर अपूर्वानंद, इस किताब की थीम के बारे में आप संक्षेप में क्या बताएँगे हमारे दर्शकों को? क्यों उनके लिए ये ज़रूरी किताब हो सकती है? अगर आज के दौर में इतिहास इतनी महत्वपूर्ण बात बन गई है कि सारी बहसों में वो इतिहास आ जाता है और अगर आप इतिहास को ठीक से जानते समझते नहीं हैं, तो किस तरह की दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, वो भी हम देख रहे हैं। तो ये किताब हमारी किस तरह से मदद करती है? बहुत शुक्रिया मुकेश जी, अ, इस चर्चा के लिए। और अ, संजय कुंदन को बहुत-बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद कि उन्होंने रोमिला थापर की इस किताब का तर्जुमा हिंदी में किया और हिंदी के पाठकों के लिए इसको उपलब्ध कराया। और मैं इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूँ कि हिंदी में आम अनुवाद जैसे होते हैं उनसे ये बहुत अलग है, बहुत ही पठनीय है और सुगम है। इसलिए और इसमें कहीं भी समझौता नहीं किया गया है। जो पाठ है, मूल पाठ, उससे उसकी जो दृढ़ता है उसको कहीं कम नहीं किया गया है। तो बिना पानी मिलाए एक बहुत अच्छे तर्जुमे के लिए, बहुत अच्छे अनुवाद के लिए आदर्श अनुवाद है और किसी को भी इसे देखना चाहिए। तो संजय कुंदन जी को बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई। ये बहुत ज़रूरी किताब है हम सब के लिए। हम लोग जो पेशेवर इतिहासकार नहीं हैं, इतिहास के उत्सुक पाठक हैं और जिज्ञासु हैं। संक्षेप में, अगर बहुत ही संक्षेप में इस किताब की चिंता को समझा जाए तो वह चिंता यह है कि आखिरकार इतिहास कहेंगे किसको। और रोमिला थापर इस बात से बहुत चिंतित हैं पिछले कुछ वर्षों से कि इतिहास की जो विद्या है उस विद्या की समझ को नष्ट किया जा रहा है। क्योंकि इतिहास के बारे में हम कुछ इस तरह से बात करते हैं जैसे वैकल्पिक इतिहास हो सकते हैं और आप दो इतिहासों में से एक को चुन सकते हैं और आपको इस बात का अधिकार है कि आप अपना इतिहास गढ़ लें। इसके बरक्स रोमिला थापर ये कहती हैं कि इतिहास लेखन की एक वैज्ञानिक पद्धति है और वह वैज्ञानिक पद्धति अलग-अलग दृष्टियों के लोग अपनाते हैं, उनमें मतभेद होते हैं, लेकिन कम से कम उस पद्धति को लेकर कोई मतभेद नहीं है। और वह पद्धति है कि आप कितने प्रकार के स्रोतों, प्रामाणिक स्रोतों के पास जाएं, प्रामाणिक स्रोतों की जांच कैसे करें आप, और प्रमाण कैसे इकट्ठा करें
और वे सिर्फ एक जगह से नहीं इकट्ठा किए जाएंगे, बल्कि एक प्रमाण मिल रहा है तो आपको दूसरे स्रोत से मिलने वाले प्रमाण से उसको मिलाना होगा, उसकी छानबीन करनी होगी, और उनकी व्याख्याओं में विविधता हो सकती है। तो फिर उन व्याख्याओं में जो विविधता है उसके प्रति भी सजग रहना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात जो रोमिला थापर कहती हैं वो यह है कि आपको निरंतर नए स्रोतों के प्रति आप में एक खुलापन होना चाहिए। नए स्रोत आपको मिल सकते हैं, इससे कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्सियत, उसके बारे में आपने पहले जो समझ बनाई थी उस समझ में आपको तब्दीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब नया स्रोत आ गया है, नया प्रमाण आ गया है, तब्दीली करनी पड़ सकती है। और पेशेवर इतिहासकार का तरीका यह है, और ईमानदार इतिहासकार का तरीका यह है कि वह उस तब्दीली के लिए तैयार रहे। इसका मतलब यह है कि पेशेवर इतिहासकारों में भी आपस में बहस हो सकती है और संशोधन की पूरी गुंजाइश है, लेकिन यह सब कुछ इतिहास लेखन की एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही होगा, जिस पद्धति के बारे में मैंने कहा कि प्रमाण जुटाने की प्रक्रिया, प्रमाणों की जांच करने की पद्धति, स्रोतों की प्रामाणिकता, इन सब के, और सबसे ज्यादा कि आप अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खपाई है, उन विशेषज्ञों से आपका संवाद हो रहा है या नहीं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए रोमिला थापर इतिहास लिख रही हैं, तो मुकेश कुमार या संजय कुंदन या अपूर्वानंद उसको स्वीकार करें, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम करने वाले जब उसको स्वीकार करेंगे तब उसकी प्रामाणिकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पीयर ग्रुप। तो उसकी जो स्वीकृति है वह पीयर ग्रुप में होनी चाहिए, यह नहीं कि वो जनता को संबोधित करने लगे, और जनता किसको अच्छा मानती है, किसको बुरा मानती है, कौन सा उसको पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, इस आधार पर, यानी इतिहासकार जनता के बीच लोकप्रियता की आकांक्षा नहीं करता, बल्कि वह अपने पेयर ग्रुप, हम पेशा लोगों के बीच स्वीकृति की आकांक्षा करता है। जी, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा इसको अगर अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट करूं, तो क्या ये कह सकते हैं कि इतिहासकार दक्षिणपंथी भी हो सकता है, वामपंथी भी हो सकता है, लेकिन वो सच्चा इतिहासकार तभी होगा जो इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति है, उस प्रक्रिया से निकालकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हो और उसको उसने हम पेशा या जो इतिहास पर काम करने वाले लोग हैं, उनके उनके सामने प्रस्तुत किया और वहाँ कुछ उसकी मान्यता बनी। क्या ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। अगर हम इस तरह के साफ खानों में ना बांटें, जिन खानों में बांटकर समझने की हमें आदत हो गई है, दक्षिणपंथी, वामपंथी, फिर भी हम और मार्क्सवादी आदि, फिर भी हम जानते हैं कि हाँ, एक मार्क्सवादी धारा है, और हम यह भी जानते हैं कि जिसे आप सबाल्टर्न धारा कहते हैं, वह धारा भी है जो मार्क्सवादी धारा से अपने आप को अलग करती है, लेकिन जिसको दूसरे लोग जो इस बारीक भेद को नहीं जानते हैं वे उसे वामपंथी ही कह देंगे, सबाल्टर्न्स को, जबकि सबाल्टर्न्स की बहुत गहरी बहस मार्क्सवादियों से रही है। तो लेकिन इन सब में एक चीज को लेकर सहमति है, जिसके बारे में मैंने कहा कि आप स्रोतों की पहचान कैसे करते हैं, स्रोतों की प्रामाणिकता की पहचान कैसे करते हैं, आप अभिलेखागार को कैसे खोजते हैं, नए अभिलेखागार अगर आपको मिल गए तो आप पुरानी समझ को संशोधित करने को तैयार हैं कि नहीं, ये सब कुछ, और यह सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है। जैसे अभी मेरे पास एक लेख आया है जो हिंदी की एक शोधार्थी ने मुझे भेजा है, और यह हरदेवी को लेकर है, जो 19वीं शताब्दी के अंत की एक शख्सियत हैं, और उनके बारे में वे शोध करती आ रही हैं, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि वे शोध की यात्रा के बारे में लिख रही हैं, और वे कह रही हैं कि अब उन्हें नया अभिलेखागार मिला है तो खुद अपनी पुरानी समझ को वे संशोधित कर रही हैं। तो हाँ, बिल्कुल भिन्न भिन्न दृष्टियों वाले इतिहासकार होते हैं, लेकिन उन सब में इन बातों को लेकर सहमति है। इनको लेकर कोई, यानी वे कोई एक काल्पनिक स्रोत नहीं ले लेंगे, एक ऐसा स्रोत नहीं ले लेंगे जिसकी जांच ही नहीं की जा सकती, और जो सिर्फ इस पर निर्भर है कि मैं मानता हूं कि यह स्रोत है। यानी अगर आपका कोई आपसे मत भिन्नता रखने वाला आपसे मांग करे कि आप
वो स्रोत बतलाइए, मैं उसकी जांच करूं, तो आप कहें नहीं मैं चूंकि मानता हूं इसलिए ये बात है, तो यह नहीं चलेगा। जी जी। कुंदन जी, एक तो मैं आपसे पहले, चूँकि आपने इसका तर्जुमा किया है, अनुवाद किया है, तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपने इस पुस्तक को क्यों चुना? क्या आपको इस पुस्तक में दिखा कि आपको लगा कि इसका अनुवाद होना चाहिए और लोगों तक पहुँचना चाहिए, हिंदी के पाठकों तक पहुँचना चाहिए? एक सवाल। दूसरा ये कि क्या ये ये किताब क्या हमें सिखाती, क्या बताती? इस पर भी रोशनी डालिए। जी। जी। मुकेश जी, जैसा कि आपने भी ये बात कही और अपूर्वानंद जी ने भी ये बात कही, दरअसल इतिहास को लेकर के पिछले कुछ समय से जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है और दक्षिणपंथियों को ने इतिहास को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, एक तरह से वैधता के लिए, मतलब अपने दर्शन को, अपने जो कुछ भी वो कर रहे हैं, उसको वो इतिहास से, एक कल्पित इतिहास से, एक गढ़े हुए इतिहास से उसकी वैधता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए या दूसरे सूचना संजाल के ज़रिए वो ये कोशिश कर रहे हैं, लोगों में एक गलत इतिहास स्थापित करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो वाम प्रकाशन शुरू से जिन मूल्यों के लिए समर्पित रहा है, हमने ये महसूस किया कि नहीं, हमें इसके बरक्स जो इतिहास, वास्तविक इतिहास है, जो सही इतिहास है, जो वैज्ञानिक दृष्टि है इतिहास को लेकर के, उसे सामने लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी को, जिस तरह से आम आदमी को ये टारगेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वहां हम कैसे पहुंचे, वहां हम इतिहास को कैसे पहुंचाएं। जो वैज्ञानिक और जो पेशेवर इतिहासकार हैं, उनकी दृष्टि को जो ओझल करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पाठ्य पुस्तकों में उसको मिटाने की कोशिश की। तो जो तथ्य है, उस तथ्य को कैसे सामने लोगों तक पहुंचाया जाए, सामान्य लोगों तक। तो इस कोशिश में, इस उद्देश्य से हमने यह महसूस किया कि इस किताब को हिंदी में लाया जाए। जी। और इसलिए एक ऐसी भाषा चुनी जाए, जो भाषा सीधे लोगों को संबोधित करती हो, लोगों को समझ में आए। वो बहुत अकादमिक भाषा ना हो, वो जटिल भाषा ना हो, ऐसी भाषा ना हो जो कि समझ में नहीं आए लोगों को, तो फिर तो वो अकादमिक लोगों की ही चीज़ बनकर रह जाएगी। जी। वो सामान्य लोगों तक पहुँच रहे हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप के ज़रिए या दूसरों के ज़रिए, तो हमें भी वहाँ पहुँचना है जहाँ वो पहुँच रहे हैं। तो इसके लिए एक ऐसी भाषा चुनी जाए, तो हमने उस भाषा में इसको अनुवाद करने की कोशिश की है और लोगों तक सही इतिहास पहुँचाने की, तथ्यों को पहुँचाने की कोशिश की है। जी, तो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूँ कि ये किताब है रोमिला थापर की, जो हमारा इतिहास, उनका इतिहास, किसका इतिहास, ये हिंदी में आई है और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है इस लिहाज से कि इतिहास पर इतनी सारी चर्चाएँ चल रही हैं और इतिहास को जानने समझने के तरीके कौन से हैं, सच्चा और झूठे इतिहास में फ़र्क करने के तरीके क्या हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद एक समझ आप बना सकते हैं। अ, अपूर्वानंद जी, हम बहुत सारे इतिहासकारों के इतिहास कुछ मतलब मीडिया में बिखरे हुए पी.एन. ओक सरी के इतिहासकार हैं, जो कहीं ताजमहल में, कहीं कहाँ, हर जगह मंदिर ढूँढते रहते हैं और आम तौर पे लोग उनको मान लेते हैं। या एक दृष्टि ये भी है कि हम अपने माइथोलॉजी मिथकों में इतिहास ढूँढने लगते हैं। शास्त्रों में ये लिखा है, इस महाभारत में ये लिखा है, रामायण में ये लिखा है। ये वो इतिहास और जिस इतिहास की बात रोमिला थापर करती हैं इस किताब में, उनमें क्या फ़र्क है वो आम लोगों के नज़रिए से वो कैसे समझें कि वो इतिहास नहीं है? सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी कुछ वर्तमान के बारे में एक समझ है। वर्तमान को हम जैसा देखना चाहते हैं, क्या हम उसे उचित सिद्ध ठहराने के लिए एक इतिहास की खोज कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है। मसलन अगर हम यह साबित करना चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, तो क्या हम एक ऐसे इतिहास की खोज करना चाह रहे हैं जिससे यह साबित हो कि प्राचीन काल से शुरू से भारत हिंदू राष्ट्र रहा था, हिंदू यहाँ थे और यह हिंदुओं का देश था। अगर यह इतिहास हमें मिल जाए तो हमें इस बात को सही साबित करने का एक आधार मिल जाएगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। या फिर हम अभी अगर जो हिंदुत्ववादी संगठन है
भारत में, अगर वे मुसलमानों के अपने उत्पीड़न को, जो वो उत्पीड़न कर रहे हैं, वो उत्पीड़न क्यों ठीक है, तो वो ये कहेंगे कि हम मुसलमानों ने 1000 साल तक हमारा उत्पीड़न किया था, इस वजह से ये ठीक है, ये उत्पीड़न। तो वे फिर 1000 साल के उत्पीड़न के इतिहास को खोजेंगे। उसी प्रकार जैसे आप सिर्फ भारत की बात ना देखें, भारत के बाहर, क्योंकि रोमिला थापर ने इस किताब में, अगर आप देखेंगे तो शुरू में उन्होंने उद्धृत किया एरिक हॉब्सबॉम को। आपने देखा होगा। और एरिक हॉब्सबॉम क्या कहते हैं, राष्ट्रवादी, उस उद्धरण को मैं पढ़ रहा हूं, राष्ट्रवादी, नस्लीय या कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए इतिहास एक कच्चा माल है, ठीक उसी तरह जैसे हेरोइन के नशेड़ियों के लिए अफीम के बीज कच्चा माल है। इन विचारधाराओं में अतीत एक आवश्यक तत्व है, संभवतः सबसे आवश्यक। यदि कोई उपयुक्त अतीत नहीं होता तो उसे गढ़ लिया जाता है। अब देखिए, ये एरिक हॉब्सबॉम कह रहे हैं, जो यूरोपीय व्यक्ति हैं, तो जाहिर है कि यह भारत के संदर्भ में नहीं कहा जा रहा है, यह हर जगह होता है। तो जैसे हिटलर ने यहूदियों का उत्पीड़न किया, उसके लिए यह साबित करना बहुत जरूरी था कि यहूदी बुरे थे, और इसलिए यहूदियों के एक इतिहास को खोजा गया जिसमें यहूदी बुरे थे, जिससे आप साबित कर सकें कि उनका उत्पीड़न उचित है। यही बात हर राष्ट्रवादी विचार के साथ है कि वह अपने एक मुनासिब अतीत की खोज करता है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जो हेरोइन के नशे का आदी है, उसको हेरोइन चाहिए, और उसके लिए जो मूल है वो अफीम का बीज है। तो इतिहास वही है, वहां से आप वो नशा निकालते हैं जिससे आप साबित कर सकें कि आपके राष्ट्र की या आज के जीवन की आपकी समझ सही है। इसलिए इतिहास गढ़ा जाता है, मनपसंद इतिहास गढ़ा जाता है, और अलग अलग तरह का इतिहास लिखा जाता है, जिससे आप और दूसरी बात जिसे रोमिला थापर ने इसमें लिखा है, और जिसको सारे साहित्यकार, इतिहासकार कहते रहे हैं, कि दरअसल हम अपनी वैधता कैसे साबित करते हैं कि आप मुझे माने, तो उसके लिए हम बताते हैं कि हम शुरू से ही थे, हम प्राचीनतम हैं, हम सबसे पुराने। उससे हमारे भीतर एक वजन आ जाता है, या जिसको हम कहते हैं एक प्राचीनता की आभा का एक आभा मंडल हमारे पीछे लग जाता है। उससे हमारी उच्चता और हमारी श्रेष्ठता साबित हो जाती है। इसलिए हमें अपना अतीत प्राचीन से प्राचीन हम साबित करते हैं कि हम सबसे पहले थे, हम आदि में हम ही थे, हमारे पहले कोई नहीं था। उससे साबित होगा कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं, और आप हमको मानिए। तो यह समझ काम करती है, जिस वजह से हम इतिहास का आविष्कार करते हैं, जो हमारा मनपसंद इतिहास। अब सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूं, आपने 3-4 साल पहले राजस्थान की एक बहस सुनी होगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और उसमें उसके जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि यह जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष हुआ था, उसके बारे में पाठ्य पुस्तकों में लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप अकबर जीत गया था, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। तो उसके पहले यह कहा गया था कि यह तरीका बहुत गलत है कि लोग महान अकबर लिखते हैं, लोगों को महान महाराणा प्रताप भी लिखना चाहिए। अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप द ग्रेट लिखना चाहिए। तो महाराणा प्रताप द ग्रेट कैसे हो सकते हैं अगर वह युद्ध अकबर ने जीत लिया था? तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, वो युद्ध राणा प्रताप ने जीता था। तो अब इतिहासकार कुछ भी कहते रहें, इतिहास के तथ्य कुछ भी कहते रहें, लेकिन राजस्थान की सरकार को राणा प्रताप को महान सिद्ध करने के लिए उस युद्ध में भी राणा प्रताप को जिताना है। तो उस वक्त भले उन्होंने नहीं जीता, लेकिन पाठ्यपुस्तक में जीत लिया, पाठ्यपुस्तक के इतिहास में जीत लिया। कुछ 100 साल बाद उन्होंने वह युद्ध जीता, जो लोग उनको अपना उत्तराधिकारी कहते हैं, उन्होंने जिता दिया उनको। तो इस प्रकार हम एक मनपसंद इतिहास का निर्माण करते हैं, और रोमिला थापर इस प्रवृत्ति से सावधान कर रही है। बिल्कुल। कुंदन जी, इसमें जो राष्ट्रवाद की चर्चा की अपूर्वानंद जी ने, इसमें रोमिला थापर 2 तरह के राष्ट्रवाद की बात करती हैं।
एक राष्ट्रवाद वो है जिसकी बात अभी अपूर्वानंद जी ने की। दूसरा राष्ट्रवाद वो है जिसका जो हम अपने भारत में आज़ादी के आंदोलन के दौरान शेप लेते हुए देखते हैं, जिसमें पूरा देश शामिल था। एक राष्ट्रवाद उस आज़ादी के आंदोलन का विरोध कर रहा था और एक राष्ट्रवाद उस आज़ादी के आंदोलन को संचालित कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था। ये 2 राष्ट्रवादी धाराएँ थीं। ये दोनों राष्ट्रवाद क्या अपना इतिहास गढ़ रही हैं, अपना इतिहास प्रस्तुत कर रही हैं? ये जो दूसरी वादी धारा है, जो उस समय उस पूरे आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी, उसे आज एक ऐसे इतिहास की ज़रूरत है, जो उसको महिमा मंडित कर सके, जो उसे अच्छी लाइट में दिखा सके। क्या इस तरफ रोमिला थापर जी ने इसमें अपनी किताब में ध्यान खींचा है? बिल्कुल, वो आप देखिए कि इस किताब का जो मूल फ़ोकस है, वो इसी पर है। वो ये बता रही हैं कि उन्होंने शुरू में ही 2 तरह के राष्ट्रवाद की चर्चा की है। पूरा इस किताब का विषय ये उन्होंने एक जगह स्पष्ट भी किया है कि मेरा ये फ़ोकस है, मैं इसी पर केंद्रित रहूँगी। कि जैसे उन्होंने एक इंटीग्रेटिव नेशनलिज़्म और दूसरा सेग्रीगेटिव नेशनलिज़्म की बात की है। तो इंटीग्रेटिव का अगर आप शब्दकोश में देखेंगे अर्थ, तो वहाँ एकीकृत या समन्वित है। मैंने उसको समावेशी लिखा। आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इंक्लूसिव के लिए समावेशी आता है, लेकिन मुझे लगा कि दरअसल वो समावेशी के लिए कह रही है ये बात। तो वो दरअसल समावेशी और दूसरा सेग्रीगेटिव वो तो स्पष्ट है विभाजक। तो ये दोनों राष्ट्रवाद अब शुरू से लेकर के वो इस बात को लगातार कह रही है कि विभिन्न उपनिवेशों में, भारत के अलावा भी दूसरे उपनिवेशों में भी समावेशी राष्ट्रवाद जो है वो एक समय काफी मजबूत रहा है और तमाम धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, विभिन्न नस्लों के लोग मिल करके साम्राज्यवाद के विरुद्ध संगठित थे। और हमारे यहाँ भी वो चीज देखा गया कि हमारे यहाँ भी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें सभी तरह के लोग मिल करके, तो वो एक समावेशी राष्ट्रवाद था जो लड़ा गया। लेकिन दूसरी तरफ उसके एक समानांतर धारा थी जो उस वक्त आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थी। उसके बाद उसे लगा कि हमें अपना एक राष्ट्रवाद विकसित करना चाहिए। तो उन्होंने एक राष्ट्रवाद विकसित किया जो जिसको रोमिला थापर विभाजक राष्ट्रवाद कहती हैं, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को अपना एक काल्पनिक शत्रु खड़ा किया और इसके लिए तरह तरह से बिल्कुल कुतर्क जिसको कहते हैं, कुतर्क उन्होंने ढूंढे हैं, कुतर्क बना लिए हैं। और इसको बनाने में किसी भी तरह से वैज्ञानिक इतिहास पद्धति का सहारा नहीं लिया गया है। इस बात को रोमिला थापर बार बार दोहराती हैं और इसके लिए वो तथ्य पेश करती हैं, प्रमाण देती हैं। वो बताती हैं कि जो जिस तरह के राष्ट्रवाद की ये बात जो कर रहे हैं, वो किस तरह से वो एक कल्पित है, वो गढ़ा हुआ है, वो गलत है, वो तथ्य से परे है। ये बात वो रोमिला थापर का फोकस इस किताब में है। जी, और इस फ़ोकस के साथ वो इस जो दूसरे तरह का राष्ट्रवाद है, जो मुख्य रूप से नस्ल आधारित राष्ट्रवाद है और वो जोड़ती हैं यूरोप के नस्लवादी राष्ट्रवाद से भी, और कुछ उदाहरण भी देती हैं कि ये इस तरह से प्रक्रिया बताती हैं कि कैसे वो जो कल्पित इतिहास है उसको गढ़ा जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में। इस बारे में भी थोड़ा-सा रोशनी डालिए। जी, वो बताती हैं कि इन लोगों को वो सूत्र मिला कहाँ से है दरअसल। यह सूत्र जो है वो बताती हैं कि जेम्स मिल ने जो इतिहास लिखा, जिस तरह से उसने इतिहास को मुस्लिम और हिंदू इतिहास हिंदू काल और मुस्लिम काल में जो बाँटा जेम्स मिल ने, उस जेम्स मिल ने जो कभी भारत आए ही नहीं, जिन्होंने भारत का अध्ययन ही नहीं किया, उनके अध्ययन का अपना एक तरीका था, तो उन्होंने अपने आधार पर जो एक तैयार किया, वह जो एक जेम्स मिल को इन लोगों ने पकड़ लिया, द्विराष्ट्र का सिद्धांत वहीं से पैदा हुआ है और उसी को पकड़ करके ये आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम जो है वो शुरू से एक उत्पीड़क की भूमिका में यहाँ रहा है और जो मुस्लिम शासक रहे हैं वह हिंदू जनता का उत्पीड़न करते रहे हैं। वो ये इस बुनियादी ये विचार ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यकाल में 2 भाग में समाज विभाजित था। मुस्लिम जो है वो शासक थे
और हिंदू जो है वो शासित थे, यानी वो प्रजा थे। रोमिला थापर इस बात को बताती हैं बिल्कुल साक्ष्यों के साथ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो शासक वर्ग था उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल थे, और जो शासित जो प्रजा थी उसमें भी हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और दोनों उसी तरह से शोषण का शिकार थे। दोनों की बुनियादी समस्याएं भी वैसी थी। रोमिला थापर यह भी बताती हैं कि जो संघर्ष होते थे, जो सांप्रदायिक संघर्ष भी होते थे, वो बड़े स्थानीय किस्म के थे, और उसके पीछे कुछ सामाजिक आर्थिक कारण होते थे। वो राजनीतिक नहीं होते थे, वो सामाजिक आर्थिक कारणों से होते थे, और आपस में स्थानीय स्तर पर मिलकर के उनको सुलझा भी लिया जाता था। ये जो विभाजक राष्ट्रवाद है वो लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि नहीं, मध्यकाल में मुस्लिम शासक थे, उच्च वर्ग था, और हिंदू पूरी तरह से शोषित था और वो उत्पीड़न का शिकार था। रोमिला थापर बताती हैं कि किस तरह से हिंदू राजा मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर के काम कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसे राजा के भी उदाहरण दिया है कि जो मुगल काल में जो साजिशें चलती थी, अब जैसे अबुल फजल की हत्या में बुंदेला राजा वीर सिंह देव का भी नाम आया। तो देखिए कि वो कितने करीब थे, दरबार के कितने करीब आ गए थे। उसी तरह से राणा प्रताप की तरफ से अफगानी जो सरदार थे हकीम खां, वो लड़ रहे थे। तो रोमिला थापर लगातार इस बात को बताती है कि यह जो विभाजन, जो एक तरफा विभाजन अभी बताया जा रहा है, वो सच नहीं था। इतिहास इस तरह से विभाजित नहीं था, और यह द्विराष्ट्रवाद, वही जेम्स मिल के सिद्धांत को ही इन लोगों ने, इसी को आगे बढ़ाने का, जो औपनिवेशिक जो दृष्टि रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम ये लोग आज कर रहे हैं। जी, अंत में अपूर्वानंद जी, आपकी एक टिप्पणी इस किताब से जुड़ी कि ये किताब मतलब थोड़ा-सा मुझे फिर भी लगता है कि आम पाठकों तक पहुँचना और उसको पढ़कर समझना, ये फिर भी एक चुनौती है ही। क्या इसको सूत्रबद्ध ढंग से भी लोग समझ सकते हैं? कुछ इसके हिस्से ऐसे हैं जो अगर लोग ग्रास्प कर सकें, तो इतिहास के बारे में अपनी समझ को दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, एक बात, जब वो आपका कहना ठीक है, लेकिन जब एक इतिहासकार कुछ लिखेंगे, जैसा रोमिला थापर हैं, तो जाहिर है कि वे उनकी जो विद्या है, उसकी दृढ़ता को, उसकी गंभीरता को छोड़ नहीं सकती हैं। वे चलताऊ तरीके से नहीं लिख सकती हैं, सतही तरीके से नहीं लिख सकती हैं, और पाठकों को भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो मोटा-मोटी बात है वो ये है, और उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि हम दरअसल किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ये बुनियादी सवाल है। संजय कुंदन और हम और आप तीनों साहित्य के व्यक्ति हैं, और मुझे हमेशा प्रेमचंद याद आते हैं, जो इतिहास को बहुत संदेह की निगाह से देखते थे, क्योंकि उनकी हमेशा से ये आशंका रही थी, और जयशंकर प्रसाद को उन्होंने लिखा कि दरअसल हमारी आदत है अपनी पसंद के तथ्य चुनने की। तो रोमिला थापर ये बतलाती हैं, जैसा संजय बतला रहे थे, कि आप अगर जाएंगे अतीत में तो आपको हर तरह के तथ्य मिल सकते हैं, और ये तथ्य एक ही धर्म के भीतर संघर्ष के तथ्य मिलेंगे, एक दो धर्मों के भीतर संघर्ष के तथ्य मिलेंगे, और जैसे पहले आपको शैवों श्रमणों के बीच, यानी जिनको आप अभी हिंदू मानते हैं, उनके भीतर संघर्ष के प्रमाण मिलेंगे। यह प्रमाण मिलेगा कि हिंदू राजा खुद हिंदू मंदिर को लूट रहे थे, जैनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा था, बौद्धों के साथ क्या व्यवहार हो रहा था। लेकिन ये अलहदा सवाल है। अगर मान लीजिए आप ये पेश करें, तो लोग कहेंगे ये हमारे आपस का मामला है ना, हम आपस में लड़ रहे थे। अब लेकिन अगर उसमें दूसरा पक्ष मुसलमान आ जाएगा, तो वो कहेंगे यह दूसरा आ गया। तो हम आपस में भले ही लड़ें, जैसे घर में आप लड़ाई हो, लेकिन घर के बाहर का आदमी कैसे आ जाएगा? तो अगर आपने यह तय कर लिया है कि मुसलमान घर के बाहर के हैं, तो रोमिला थापर हो या कोई भी हो, रामशरण शर्मा हो, कितने भी तथ्य आपके सामने ला के रख दें, और संजय कुंदन ने जैसा बतलाया कि कितना ही आपको बतला दिया जाए तथ्य सम्मत ढंग से कि हिंदू राजा हिंदू मंदिरों को लूटते थे, जैन मंदिरों का क्या हुआ, बौद्धों का क्या हुआ, बौद्ध विहारों का क्या हुआ, बुद्ध की प्रतिमाओं को कैसे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा में बदल दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह, मैं नहीं बदलूंगा। मैं इसलिए नहीं बदलूंगा कि मेरा आज की सामाजिक जीवन का नजरिया
एकदम अलग है और मैं दरअसल मुसलमानों को मारना चाहता हूं। तो इसलिए मैं वैसे कोई भी तथ्य स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरी इस समझ के खिलाफ जाएंगे। तो बुनियादी सवाल आपके हमारे जीवन मूल्य का है और बुनियादी सवाल यह है कि हम आज किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, यह प्रश्न है। इतिहास की विद्या के साथ जुड़ी हुई बात यह है और इस किताब में आप देखेंगे कि रोमिला थापर जितने निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर रही हैं उतने प्रश्न कर रही हैं। वो प्रश्न कर रही हैं कि सती के बारे में क्या यह कहना ठीक होगा, यह कहना ठीक होगा, यह कहना ठीक होगा, है ना। म्लेच्छ क्यों कहा जाता है, क्या इस कारण से कहा जा रहा था, उस कारण से कहा जा रहा था, उस कारण से कहा जा रहा था। तो इतिहासकार यह जानता है, यह जानती है अगर वो विनम्र है कि इतिहास आपके सामने सवाल ढेर सारे छोड़ता है, उनके अंतिम उत्तर आप हासिल कर लें ऐसा अहंकार कोई इतिहासकार नहीं करता, इसलिए वो सवाल कर रही है। अब जैसे मिथक की बात हुई और इसीलिए रोमिला थापर ने दो किताबें लिखी, दो किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सोमनाथ पर और दूसरी शकुंतला। तो वे क्या कह रही हैं कि शकुंतला की एक कथा है, लेकिन अलग अलग पीढ़ियों में और अलग अलग समय में और अलग अलग संस्कृतियों में शकुंतला की अलग अलग कथाएं क्यों हैं, ये प्रश्न हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि शकुंतला की मूल कथा कौन सी है ना। उसी प्रकार सोमनाथ को लेकर अलग अलग व्याख्याएं क्या है। जो शिवाजी पर एक किताब आई थी जिस पर हमला हुआ भंडारकर इंस्टीट्यूट पर और किताब को वापस लेना पड़ा, बाद में वो पाबंदी हटी। उस किताब में भी ये कहा गया था कि शिवाजी को लेकर अलग अलग समय व्याख्याएं अलग अलग क्यों हैं। हमारे लिए यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। समाज किसी एक ही घटना को या किसी एक ही तथ्य को अलग अलग समय अलग अलग प्रकार क्यों देखता है, यह मेरे लिए ज्यादा उत्सुकता का विषय है। तो इतिहास के प्रति हमारा नजरिया क्या होगा, यह वर्तमान के प्रति हमारे नजरिए से तय होता है। लेकिन उससे अलग रोमिला थापर जैसे इतिहासकार की चिंता यह है कि इस राष्ट्रवाद के आक्रमण में इतिहास की विद्या जीवित ही रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हर चीज वैकल्पिक हो जाएगी तो फिर तो कोई इतिहास का कोई की विद्या ही नहीं रह जाएगी, है ना। विज्ञान की भी कोई विद्या नहीं रह जाएगी। तो वे दरअसल यह बुनियादी सवाल कर रहे हैं कि इतिहास क्या होता है, इतिहास करने का क्या मतलब होता है, उसके लिए क्या क्या तैयारी चाहिए और क्यों आपको हमेशा एक खुली दृष्टि चाहिए और क्यों राष्ट्रवाद से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। लोग यह ना समझें कि यह भारत के को लेकर कोई षड्यंत्र है, क्योंकि यह पूरी दुनिया में यह बीमारी है। इसलिए एरिक हॉब्सबॉम का उदाहरण सबसे पहले दिया गया। तो इस किताब को, जैसा मैंने शुरू में कहा, यह किताब बहुत ही सुगम और सरल भाषा में इसका तर्जुमा हुआ है और इसको आप आसानी से कोई भी आसानी से पढ़ सकेगा। जो हिंदी जानती है या जानता है वो इस किताब को पढ़ सकता है। हमारी आमतौर पर शिकायत रही है कि अंग्रेजी में चीजें रहती हैं, हिंदी में आई हैं, तो हमें हिंदी में इसको पढ़कर, और ये सिर्फ इतिहास के लोगों के लिए नहीं है, यह दरअसल रोमिला थापर ने सामान्य लोगों को ध्यान में रखकर यह व्याख्यान दिया था और लेख लिखा था, जिसको विस्तार दिया उन्होंने और इस किताब का इस किताब की शक्ल प्रकाशित हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अपूर्वानंद आपका भी और संजय कुंदन जी आपका भी। संजय कुंदन जी को फिर से बहुत बधाई इस किताब के शानदार अनुवाद के लिए। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।